health and disease. This call is now being recorded. Okay, let us start. Human health and disease. Now, आपको एनसीईआरटी अगर आपके सामने होगी तो आपको और अच्छे से समझेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैंने इंट्रोडक्शन किया है। तो जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, लाइक हिपोक्रेट्स as well as Indian Ayurvedic system of medicine, thought that the person with black bile belongs to a hot personality and have fever. पहले ये थिंकिंग हुआ करती थी कि जो लोग ब्लैक बाइल रखते हैं उनकी पर्सनालिटी हॉट होती है, एंड वो लोग मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, एंड दे आर वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फीवर हो सकता है। नाउ अब ब्लैक बाइल विद यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है। ब्लैक बाइल का बेसिकली जो मेन मसला वो स्प्लीन एंड किडनी रिलेटेड है। ओके, तो ये ह्यूमर था फिजियोलॉजी में कि सर्दी खांसी और जो भी बीमारियां होती हैं वो उन्हीं को होती हैं जिनके पास ब्लैक बाइल होता है। ओके, नो, ये जो थ्योरी थी इसको किसने डिसअप्रूव किया था? विलियम हार्वे डिसअप्रूव्ड दिस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ओके, नाउ कुछ टर्म्स आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ब्लड को, ओके, सेकेंड, ब्लड उसको उन्होंने येलो बाइल बोला था। ओके, येलो बाइल। और ब्लैक बाइल के अंदर उन्होंने ऑर्गन्स को बोला था, जैसे स्प्लीन, किडनी। ओके, तो उन्होंने बोला था जिन लोगों के पास ब्लैक बाइल है वही लोग बार बार बॉडी के अंदर उन्हीं के अंदर बीमारियां होती हैं, जबकि नॉर्मल लोग हैं जो डार्क स्किन टोन के नहीं थे, उनके माउथ में थर्मोमीटर रखे उन्होंने दिखाया कि सबका बॉडी टेम्परेचर सेम होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, जब तक वो बीमार ना हो। और ब्लड सप्लाई जो होता है वो येलो कलर का नहीं, रेड कलर का होता है ब्लड, और वो कैपिलरीज के थ्रू जाता है। तो विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किया था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वो ऊपर वाला है, दिस वन, कि अर्ली ग्रीक थिंकर्स वो सोचते थे जिनके पास ब्लैक बाइल किया था। वर्ल्ड डेफिनेशन और मेंटल वेलबींग है। मतलब हेल्थ ना सिर्फ बाहर से ठीक दिखना होता है कि आप मेंटली फिट हो, उसको हेल्थ नहीं बोलते हैं। आप अंदर से आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, वो भी हेल्थ नहीं है। हेल्थ होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली, तीनों साइड से अगर आप नॉर्मल हैं देन इट इज हेल्थ। अब हम यहाँ पे डिसीजेस पढ़ेंगे, बट आपको पता है ये चैप्टर का मेन टॉपिक है डिसीजेस। और डिसीजेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब कोई भी बीमार होता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, आपका फोकस कहीं और रहता है, यू फील फटीग, आप डीमोटिवेट जैसा फील करते हो, आपको लगता है रेस्ट चाहिए बॉडी को। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर किसी भी कंट्री में बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं तो उसका इकोनॉमिकली काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है अगर वो आपके लिए काम नहीं करेगा देन डेफिनेटली वहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है। तो डिसीजेस को कंट्रोल करना हर गवर्नमेंट की, हर कंट्री की प्रायोरिटी होती है। तो जो आपका फील्ड है नीट या एमबीबीएस, वो आपको पता है इसीलिए होती है कि हम डिसीजेस को, नए नए डिसीजेस को रेक्टिफाई करें। तो कॉमन डिसीजेस जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी में है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं क्योंकि नीट में इस बार डेंगू चिकनगुनिया ऐड हुआ है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉमन डिसीजेस जो ह्यूमन में है वो दो टाइप के हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब जो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो, नॉन कॉन्टेजियस मतलब जो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू ना स्प्रेड हो। अब वो दो टाइप के हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब वो बीमारी उसको पहले से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से है,
एंड नॉन कॉन्टेजी तब से है और वो कांटेक्ट के थ्रू किसी और को दे भी सकता है। नॉन कॉन्टेजियस में एक्वायर्ड है, या तो उसको इन्फेक्शन पहले से हुआ हो या नहीं हुआ है तो वो कैरियर होता है। अब कॉमन जो एजेंट्स हैं जो बीमारियां हमें फैलाते हैं वो कौन कौन है? बैक्टीरिया है, वायरल है, फंगा है, प्रोटोजोआ है और हेलमिन्स है। ये सारे जो हैं जो भी हमें डिसीज कॉज करते हैं हम उन्हें पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन क्या बोलते हैं? पैथोजन्स। कितने सारे पैथोजन्स है? बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंगल भी है, प्रोटोजोआ भी है और वर्म मतलब वर्म इन्फेक्शन। सबसे पहले हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन देखेंगे जो बॉडी में होते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ओके, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे पहले होता है टाइफाइड। अब टाइफाइड आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी कॉमन डिसीज है टाइफाइड। बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा इसका आउटबर्स्ट होता है। तो टाइफाइड जो है उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो सैल्मोनीला टाइफी है या सैल्मोनीला पैराटाइफी। नाउ जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो कॉज करता है, सैल्मोनीला। सैल्मोनीला टाइफी। और ये आपको पता है कि कैसे लिखते हैं? पहला लेटर जीनस होता है तो वो कैपिटल होता है, सेकंड स्पीशी, सेकंड जो वर्ड होता है वो स्पीशीज का होता है और वो स्मॉल इन लेटर होता है। तो सैल्मोनीला टाइफी और पैराटाइफी वो है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब होता है कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू, मॉस्किटोस वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके फूड्स पे बैठता है और फूड से फिर से वो माउथ के थ्रू फिर से बॉडी में जाता है। तो इसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। जैसे आप एग्जांपल लो कि कोई एक गांव है जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बने हैं तो ओपन डेफिकेशन चलता है। ओपन डेफिकेशन मतलब लोग खेतों में जाके एक्सक्रीट करते हैं। तो वहां से मॉस्किटो जो है, मान लो किसी पेशेंट को टाइफाइड है तो मॉस्किटो के वजह से वो जो उसके स्टूल्स का जो बैक्टीरिया है वो बाद में उड़ के अगर कोई फूड है जो बाहर खुला हुआ है वहां पे बैठ जाए, वहां डिलीवर हो जाए, फिर उस फैमिली में जो उस फूड को खाएगा उसको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम फीको ओरल रूट बोलते हैं। फीको मतलब स्टूल्स, ओरल मतलब वाया फीकस, वो फूड पे गया और फूड से फिर से इंजेस्ट हुआ। ओके, फीको ओरल रूट। और कंटामिन दूसरा, पहला तो फीको ओरल रूट है और दूसरा है वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर पानी में वो एजेंट है ऑलरेडी, आपने वो पानी पी लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। फूड में है, वो फूड आपने खा लिया तो हो जाएगा। अब साइंस एंड सिम्टम्स, बीमारी के ये बीमारी को बोलते हैं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, आप बोलते हैं मुझे बुखार आ रहा है। क्लू होता है कि आप कैसे उस डिसीज को रेक्टिफाई करोगे कि हाँ यही बीमारी है। तो टाइफाइड के साइंस एंड सिम्टम्स है सस्टेन फीवर। जो फीवर है वो 3-4 दिनों तक रहता है और फीवर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 39 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर तुम्हें टाइफाइड है, टेम्परेचर 39 तक जा रहा है, इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी हो टाइफाइड है। अगर इसके ऊपर है टेम्परेचर 40-41 डिग्री सेल्सियस, देन यू माइट बी हैविंग डिफरेंट डिसीज। तो ऐसा हम रेक्टिफाई करते हैं। तो सस्टेन फीवर 39 डिग्री सेल्सियस का, पेन, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल्स ना निकलना, पेन आपको पता ही है। स्टमक पेन होना बहुत जोर से, क्रैम्स आना स्टमक पे, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन लीड्स टू डेथ। अगर सीवियर केस होता है, ये आपका इंटेस्टाइन होता है ऐसा, दिस वन इज योर इंटेस्टाइन। ओके, तो इंटेस्टाइन के अंदर वो परफोरेट कर जाता है अंदर तक। परफोरेट का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा
ब्लीडिंग करवाता है या डैमेज कर देता है वहां के टिश्यू को। दिस इज कॉल्ड परफोरेशन। तो सीवियर केस में इंटेस्टाइन परफोरेट होगा, इंटेस्टाइन के अंदर होल्स हो जाएंगे जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सीवियर केस में। नाउ अगर हमें सस्पेक्ट है कि किसी को टाइफाइड हुआ है तो हम उसके लिए कोई टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट का नाम है वो है विडाल टेस्ट। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, डोंट वरी। कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं, वो आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, विडाल टेस्ट कौन सी टेस्ट है? विडाल टेस्ट। अब जो टाइफाइड है, एनसीईआरटी ने उसको एक कॉमनली एग्जाम्पल के साथ दिखाया कि टाइफाइड की सीवियरिटी कैसी है। उन्होंने इस डिसीज को मैरी मैलन का नाम दिया है। नाउ मैरी मैलन जो है उसका नाम यूज करके उन्होंने उसको टाइफाइड मैरी भी बोला है। अब वो क्या हुआ था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैरी मैलन करके एक लंदन के अंदर कुक हुआ करती थी, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। उसको टाइफाइड था, और वो आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम अपने हाथ अच्छे से नहीं धोती थी। वो क्या करती थी, वाटर से वॉश कर लेती थी हाथों को बस, और उसके बाद उन्हीं हाथों से खाना बनाती थी। अब जर्म्स तो उसके हाथों में थे ही टाइफाइड के। नाउ व्हाट हैपन, वो खाना बनाती थी मस्त उन मसालेदार हाथों से, और वो खाने के अंदर वो जम्स मस्त स्प्रेड होते थे। और जो लोग भी उसके मेस में, शी यूज टू कुक रन अ किचन या कुक, वो मेस चलाती थी। तो जब भी वो ऐसा खाना बनाती थी जिसमें उसने हाथों में बहुत अच्छे से यूज किया है, जो भी लोग उस खाने को खाते थे वो इन्फेक्ट हो जाते थे। और जिसकी वजह से जो उस वो पूरा एरिया था वहां पे टाइफाइड काफी कॉमनली स्प्रेड हुआ था। तो इसलिए उसको टाइफाइड मैलन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, एक हैंड ना वॉश करने की वजह से, एक कुक की वजह से हजारों लोग इन्फेक्टेड हुए थे। तो ये डिसीज के लिए बेटर ये है कि प्रॉपर हैंड वॉश जरूरी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैंने इसमें ट्रीटमेंट पे फोकस किया है। एनसीईआरटी ने सिर्फ सिम्टम्स दिए हैं। विल फोकस ऑन ट्रीटमेंट कि हम क्या ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। इसमें ओआरएस है, क्योंकि देखो काफी सारा टाइफाइड के अंदर अगर स्टूल्स निकलते हैं तो वाटर लॉस हो जाता है, तो ओआरएस सॉल्यूशन देना है ताकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, मतलब सॉल्ट और वाटर बचा रहे। और एंटीबायोटिक देते हैं फॉर 5 to 7 डेज। एंटीबायोटिक्स में आप कोई भी दे सकते हो, एमोक्सिसिलिन दे सकते हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह दे सकते हो। तो एंटीबायोटिक्स देते हैं 5 to 6 डेज के लिए। ओके, जो सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है कॉलेरा। आपने सुना होगा, टाइफाइड भी सुना था, कॉलेरा भी सुना होगा। कॉलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट है, हियर सी ए मीन्स कॉजेटिव एजेंट। ओके, सी ए मतलब कॉजेटिव एजेंट। और जो पॉजिटिव एजेंट है वो है विब्रियो कॉलेरा, VIBRIO, विब्रियो कॉलेरा, CHOLEARA, विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो मतलब कॉमा शेप का बैक्टीरिया है ये, ऐसा। और वो पॉजिटिव एजेंट होता है। मैकेनिज्म, MOT का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो ट्रांसमिट होता है। तो फीको ओरल रूट से ही होता है, जैसे टाइफाइड होता है। या गंदे पानी में आप लोग नहाने गए, वहां पे पानी गलती से आपने पी लिया एक आधा घूंट, जैसे चला जाता है आप जब स्विमिंग कर रहे होते हो या कहीं पे, तो उसमें अगर कॉलेरा का बैक्टीरिया रहा तो आपको कॉलेरा हो जाएगा। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? डायरिया विथ एक्सट्रीम म्यूकस, राइस वाटर फीसेस। इसमें इतना ज्यादा पानी निकलता है और उसका कलर थोड़ा सा वाइटिश कलर का होता है, जिसको राइस वाटर फीसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइस वाटर फीसेस। तो डायरिया विथ एक्सट्रीम म्यूकस, ये सिम्टम्स हैं किसके? कॉलेरा के। नेक्स्ट है निमोनिया। ओके, निमोनिया भी आपने काफी कॉमन सुना होगा। कोविड टाइम पे निमोनिया की वजह से काफी डेथ हो रहे थे। विल स्टडी अबाउट निमोनिया। ओके, तो निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। या एक और पॉजिटिव एजेंट है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो H इन्फ्लुएंजा,
या स्ट्रेप्टोकोका न्यूमोनी, ये 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं जो ये बीमारी कॉज करते हैं। ट्रांसमिशन कैसा है, कैसे एक से दूसरे पर्सन को वो सॉरी स्प्रेड होगा, वो है कि वो ड्रॉपलेट के थ्रू, एरोसेल के थ्रू या इन्फेक्शन के थ्रू। जैसे कोई स्नीज कर दे, किसी को निमोनिया है और उसने छींक मार दिया, और उससे 3 फीट या 2 फीट की दूरी में जितने भी लोग हैं, वो लोग उस हवा में जो जो उसने स्पिट किया, स्नीज किया, तो उनके आसपास की हवा में वो स्प्रेड हो जाता है बैक्टीरिया। और जो बंदा बिना मास्क के ओपनली इंजेस्ट कर ले, इंस्पायर कर ले, तो वो लंग्स में उसके चला जाएगा हेल्दी पर्सन के, और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो फीवर विद चिल्स, ठंड लगती है बुखार के साथ साथ। कफ एंड फ्लूइड फिल्ड हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक होता है और ऐसा लगता है उसमें बहुत सारा पानी भरा है। Infection of alveoli and lungs, therefore reducing surface area for gaseous exchange, leading to cyanosis of nails and lips। देखो इसमें होता क्या है, लंग्स जो है निमोनिया में, ये लंग्स है आप लोगों का, लंग्स के अंदर इतना पूरा का पूरा पानी भर जाता है, फ्लूइड जो बैक्टीरिया रिलीज करता है। अब इतना में अगर पूरा का पूरा फ्लूइड है, तो यहाँ के जो इतने पार्ट है, मान लीजिए 20% है लंग्स का, ये 20% के एल्वियोलाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होगा, दे वोंट बी एबल टू एक्सचेंज द गैसेस। और उसकी वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमें 20% हमारी जो पहले बिना इन्फेक्शन से पहले जो लंग्स था, मान लो वो 1 लीटर एयर ट्रांसफर कर रहा है, तो अब वो 80% करेगा, क्योंकि 20% उसका कम हो गया है। तो जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ेगा, वैसे वैसे लंग डैमेज होता जाएगा और गैसियस एक्सचेंज मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। और अगर लंग में गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलेगा तो बॉडी ब्लूइश कलर की दिखेगी, नीले कलर की दिखेगी। तो निमोनिया में अक्सर साइनोसिस, नेल्स और लिप्स जो हैं वो काफी ब्लूइश कलर के दिखते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स हाई लेवल का 15 से 20 दिनों तक देते हैं, वो भी सलाइन के थ्रू, ऐसा नहीं कि ओरली, दे गिव इट वाया सलाइन। ओके, तो अब तक हम 3 डिसीजेस पढ़े हैं, निमोनिया, कॉलेरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है प्लेग। अब प्लेग आपको पता होगा, ये 1700s और 1800s में बहुत बड़ी मारा मारी थी, पैंडेमिक थी, जैसे कोविड है। बहुत लोग प्लेग से मरे हैं। पहले इसका कॉज नहीं पता था कि ये कछू रैट के थ्रू स्प्रेड होता है, तो लोगों को ये पता ही नहीं था। तो रैट के कांटेक्ट में तो पहले जमाने से ही लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं रहा है कि ये डिसीज स्प्रेड कैसे हो रहा है, रैट के थ्रू एयर में, एयर से वाया ये स्प्रेड होता था। तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है, कॉजेटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है, और इसका नाम है वाई पेस्टिस। वाई मतलब यारसेनिया, ये बैक्टीरिया की जीनस का नाम है, और पेस्टिस इसका स्पीशीज है। यारसेनिया पेस्टिस नाम का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कॉज करता है प्लेग। इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। बॉडी जब डेथ होती है उस टाइम पे बहुत हद तक नेक्रोस हो जाती है, काली पड़ जाती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। तो यारसेनिया पेस्टिस। और इसमें जो एजेंट होता है, जैसे हमने देखा है मलेरिया में मच्छर होता है, एजेंट मतलब कौन ये डिसीज ट्रांसफर करवा रहा है, यहाँ पे जो एजेंट है वो है जेनोप्सिला। जेनोप्सिला एक मच्छर है या एक इंसेक्ट है, जेनोप्सिला। जेनोप्सिला की स्पेलिंग मैं आपको फ्रेश लिख देता हूँ, जेनोप्सिला, ठीक है, SILL। ये एक कीड़ा है जिसके थ्रू स्प्रेड होता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है या रैट के थ्रू। यहाँ पे देखो लिखा है रैट। रैट जो है ये इस देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये पहले जेनोप्सिला में जाता है, जेनोप्सिला रैट को इन्फेक्ट करता है और रैट की वजह से वो ट्रांसफर होता है हमारे बॉडी में। समझा, बैक्टीरिया पहले जाएगा जेनोप्सिला में, फिर वो जेनोप्सिला जो है वो रैट को अफेक्ट करेगा, और फिर वो रैट जो है वो इन्फेक्ट करेगा अपने ह्यूमन बॉडीज को या सामने वाला जो भी एजेंट हो।
इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो है SOS, साइंस एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, और स्किन पे जगह जगह पे रेड कलर के स्पॉट्स दिखते हैं। वो रेड स्पॉट धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हेल्थ और खराब होती जाती है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ब्लैक कलर जो है इसलिए मैंने इसका नाम बोला है ब्लैक डेथ। तो यहाँ पर रेड स्पॉट्स आते हैं स्किन पे, और जो लिम्फ नोड्स हैं एक्सिलरी एरिया के वो स्वेल हो जाते हैं। एक्सिलरी एरिया मतलब ग्रोइन रीजन, और ऊपर जो शोल्डर जॉइंट है उसके नीचे वाला जो पार्ट है। ओके, तो एक्सिलरी एरियाज के लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगेन एंटीबायोटिक्स लेते हैं। नेक्स्ट बीमारी है बैक्टीरिया। अभी तक हम बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट है क्लॉस्ट्री बैक्टीरिया डिप्टेरिया, उसका नाम भी डिप्टेरिया ही है। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम डिप्टेरा। उसका एक्शन क्या है स्प्रेड होने का? ड्रॉपलेट के थ्रू, मतलब कोई स्नीज कर दे एयर को के थ्रू, या वही स्नीजिंग, ये तीनों एक ही हैं। ड्रॉपलेट, एरोसोल और स्नीजिंग। चाहे आप स्नीज करें, बात करें या कफ करें, तीनों केस में वो एयर में स्प्रेड हो जाएगा और एयर के थ्रू नॉर्मल लोगों को अफेक्ट करेगा। अब उसमें होता क्या है? हाई फीवर होता है, थ्रोट पेन करता है विद ग्रेइश मेम्ब्रेन। थ्रोट के ऊपर ग्रे कलर की एक पैच जैसा आ जाता है, ग्रे कलर का लेयर आ जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखेगी। तो जैसे कोविड में नोज के अंदर से स्वैब लेते थे एक कॉटन के थ्रू, वैसे ही इसमें भी डिप्टीरिया में गले में से एक कॉटन के थ्रू स्वैब लिया जाता है, और उसको बैक्टीरिया को कल्चर करके देखा जाता है कि आपको इन्फेक्शन क्या है। थ्रोट पेन विथ ग्रेइश मेम्ब्रेन। ट्रीटमेंट जो है अगेन एंटीबायोटिक है। इसकी वैक्सीनेशंस भी आती हैं और लगाए जाते हैं बच्चों को DPT करके। डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, तीन डिसीजेस का कॉम्बिनेशन आता है वो DPT। और इसका जो टेस्ट है, किस टेस्ट से इसको कंफर्म करेंगे, वो है शिक टेस्ट। कौन सा है? SHRCK, शिक टेस्ट। जैसे विडाल टेस्ट था ऊपर, वैसे यहाँ पे शिक टेस्ट है। ओके, SCHICK। नोवेल्सी टिटैनस, यहाँ पे देखो DPT में मैंने बोला D स्टैंड फॉर डिप्टेरिया, T स्टैंड फॉर टिटैनस, तो यहाँ पे हम टिटैनस भी देखेंगे। और टिटैनस जो है वो नेक्स्ट डिसीज है, और टिटैनस को लॉक जॉ डिसीज भी बोला जाता है। लॉक जॉ मतलब जबड़ा ही नहीं खुलता है, लॉक जॉ डिसीज। इसका पॉजिटिव एजेंट CA। इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी आपको सिर्फ याद रखना है C टिटैनी, पर आपको अगर वर्ड भी जानना है तो मैं लिख देता हूँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू रस्टेड मटेरियल। जितनी भी चीजें में जंग लग गई है, रस्ट लग गई है, उसको बोलते हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। जैसे आप लोग देखते हैं ये भी डिसीज अगेन बारिश के टाइम पे काफी कॉमन है, और हमें पता चल जाता है ब्राउनिश कलर का लेयर, जो भी लोखंड वाली चीजें होती हैं उस पे ब्राउनिश कलर का लेयर होता है। अगर आपको कहीं पे चोट लगी है और वो वाला एरिया उस रस्टेड एरिया के कांटेक्ट में आया, तो वहां से बैक्टीरिया उठ के आपके वुंड्स में चले जाते हैं, वुंड्स के थ्रू बॉडी में। अब उसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? मस्क्यूलर स्पाज्म, मसल्स आपके स्पास करेंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप थोड़ी भी मूवमेंट कर रहे हो आपको काफी सीवियर पेन होगा। जॉ जो है वो धीरे से खुलेगा, क्योंकि जॉ में भी मसल्स होते हैं, टेरिगॉइड, 4 मसल्स होती हैं, मैसेटर, टेरिगॉइड, लैटरल लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, और एक होता है ओके मैसेटर। तो ये चारों मसल्स जो होती हैं इकट्ठे होके इसके अंदर की कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम जो है वो प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से मसल के कॉन्ट्रैक्शंस पे काफी इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण आपको सीवियर पेन होता है जॉ ओपनिंग में। नाउ स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स,
स्ट्रेच नहीं कर पाते हो आप ज़्यादा मसल्स को फेस के। ट्रीटमेंट अगेन वैक्सीनेशन, एटीएस एंटी टिटेनस सीरम ले सकते हो आप, या तो डीपीटी वैक्सीन लोगे उससे भी क्योर हो जाता है। और हाई डोसेस में आईवी एंटीबायोटिक दिया जाता है, आईवी मतलब सलाइन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो डिसीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। आप लोगों को ये डिसीज बहुत पता होगी। ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन डिसीज है, इसको कोच डिसीज भी बोलते हैं, KOCH, बिकॉज इस साइंटिस्ट ने उसे ढूंढा था। कोच, KOCH, कोच डिसीज भी बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। नाउ इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ड्रॉपलेट, अगेन वही, कफ से, स्नीज से, एरोसोल से इनसे स्प्रेड होता है ट्यूबरक्लोसिस। साइंस एंड सिम्टम्स का क्या है? देखो ट्यूबरक्लोसिस कई बार मिल्क से भी ट्रांसफर हो जाता है, काउस मिल्क, इसलिए इसको बोवाइन भी बोलते हैं। बोवाइन मतलब कैटल्स के थ्रू भी स्प्रेड होता है। इसलिए जो भी आप अमूल वगैरह का या कोई बाहर से मिल्क लेते हैं तो वहाँ लिखा रहता है पैस्चराइज मिल्क। पैस्चराइज मतलब उसको हीट करना। तो उसमें अगर आप मिल्क को हीट करके पियोगे, कच्चा दूध पीने से ये इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। अगर आप पैस्चराइज करके पिए उसे तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है, और आप उसको आराम से फिल्टर आउट कर सकते हो। नो, इसका जो सिम्टम्स है वो है फीवर, कफ, स्पूटम में ब्लड आता है। स्पूटम मतलब स्पिट या थूक। स्पूटम के अंदर जैसे ही वो एडवांस स्टेज में पहुंचने लगता है ब्लड भी आता है। टीबी भी इसको कॉमनली बोला जाता है। नो, ट्रीटमेंट जो है वो 8 महीने का होता है। 8 महीने तक एंटीबायोटिक का डोसेस दिया जाता है इन द 5:4:3 के रेशो में। ये 5:4:3 जो होता है वो पहले 5 एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, प्रोप्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे 5 ड्रग्स होते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद इसमें से एक हटा देते हैं, फिर एक और हटा देते हैं। ऐसे 8 महीने तक ये टैबलेट्स चलती हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि 8 महीने तक बंदा कभी भी कैरी कर सकता है वो बीमारी दूसरों को, इसलिए उसको उनका एक अलग वार्ड होता है। नाउ दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है BCG वैक्सीन आती हैं। ओके, टीबी के लिए वैक्सीन आती हैं BCG। ये वैक्सीन पहले जब स्किन पे लगती थी, शोल्डर पे, तो निशान छोड़ के जाती थी। आजकल काफ़ी एडवांस हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू वैक्सीन बनती हैं। BCG वैक्सीन जब हम वैक्सीनेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस क्यूरिन ग्यूरिन। ओके, BCG का नाम है बैसिलस क्यूरिन ग्यूरिन। ओके, थंब रेस करे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, ठीक है। देखो आप एनसीईआरटी जब रीड करोगे तो आपको ये सब टर्म्स मिलेंगे, मैं थोड़ा डिटेल में ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे। ठीक है, बस समझ गया मुझे। नेक्स्ट जो है वो है लेप्रेसी। लेप्रेसी के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिरी आज का लेप्रेसी करते हैं। तो लेप्रेसी का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग या हैंसेन्स डिसीज बोलते हैं। हैंसेन्स डिसीज, HANSENS, हैंसेन्स डिसीज और कुष्ठ रोग। ओके, ये भी जो बैक्टीरिया टीबी कॉज करता है उसी के स्पीशीज में से आता है। कॉजेटिव एजेंट जो है वो है एम लेप्रेसी। एम मतलब माइकोबैक्टीरियम। आप देखो ट्यूबरक्लोसिस के भी बैक्टीरिया का नाम था एम ट्यूबरक्लोसिस। हियर इन बोथ द केस एम स्टैंड फॉर माइकोबैक्टीरियम। ओके, तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऊपर ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी लेप्रेसी कॉज करता है। ट्रांसफर क्या है? एरोसोल वही, स्नीज, सर्दी, खांसी, कफिंग, इन सब से स्प्रेड होता है।
इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो डिफॉर्मिटी देता है ये स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है ये, फिंगर्स एंड टोस, वहाँ पे धीरे धीरे स्किन जो है अलग सी कलर की दिखने लगती है और डिफॉर्मिटी हो जाती है। लाइट कलर पैचेस दिखते हैं स्किन के ऊपर, पैचेस दिखने लगते हैं सफेद सफेद। एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ नर्व्स, धीरे धीरे वहाँ का नर्व भी, बैक्टीरिया जो है वो पूरा नर्व खराब कर देता है। और ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व्स, वहाँ पे स्किन और नर्व दोनों डैमेज होने की वजह से वहाँ पे इचिंग होती है और धीरे धीरे जो नॉर्मल स्किन होती है वो वाइटिश कलर में स्पॉट्स में कन्वर्ट होते जाती है और वो बहुत ही अलग दिख के आता है क्योंकि वो नॉर्मल स्किन टोन से बिल्कुल मैच नहीं करता। ओके, अब वायरल वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आज आप एनसीईआरटी एक बार रीड करिए, सिर्फ बैक्टीरियल वाला पार्ट है। ओके, बैक्टीरियल वाला पार्ट उसमें बहुत छोटा सा दिया है, हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, प्लेग पढ़ा है हमने, निमोनिया पढ़ा है, कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है। और दूसरी चीज़ हेल्थ एंड इवोल्यूशन के आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ये होंगे आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने कुछ पीडीएफ निकाले हैं, मैं सम अप करके कल के लेक्चर में हम एनिमल किंगडम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग एक बार घर पे पढ़िए क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स नज़दीक आ रहे हैं। हेल्थ एंड डिसीज आप इन लोग एक बार पढ़िए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब लोग सीबीएसई स्टूडेंट से हैं? वन क्वेश्चन है, आप लोग सीबीएसई स्टूडेंट से हैं तो हैंड रेस करिए। सीबीएसई स्टूडेंट है, पंजाब बोर्ड। ओके, तो आप लोग एनसीईआरटी यूज करते हो? एनसीईआरटी आप लोग आप यस एनसीईआरटी यूज करते हो? ओके, वेल, बहुत अच्छी बात है। डोंट वरी, मैं एनसीईआरटी भी जैसे ही हेल्थ एंड मेरा चैप्टर हेल्थ एंड डिसीज खत्म होगा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से भी हेल्थ एंड डिसीज कवर करवा दूंगा। मेंशन नोट पर आप लोग घर पे एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप बोर्ड्स में भी एक्स्ट्रा लिख सको और नीट में भी स्कोर कर सको। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।